यूपीएससी ने आपको बहुत सारे चॉइसेस दिए हैं ऑप्शनल में, और मैंडेटरी नहीं है कि आप जो आपका एकेडमिक सब्जेक्ट हो उसको ही पिक करें। यू आर फ्री टू चूज एनी सब्जेक्ट। आज के कंसर्न में अगर यूपीएससी एस्पिरेंट अपना ऑप्शनल फाइनलाइज करना चाहता है, सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? लिटरेचर भी एक ऑप्शन है, इंग्लिश लिटरेचर या कोई और लिटरेचर। क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन का मतलब है मेंस का सिलेबस। एग्जामिनेशन 3 लेवल पे है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री में जो भी आपके मार्क्स हैं वो आगे मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बनाते, दे आर क्वालिफाइंग। मेन में 1750 और इंटरव्यू 275 का। तो मेन एग्जामिनेशन का वेटेज 1750 और इंटरव्यू 275 इन टोटलिटी 2025। इस पर बनता है मेरिट लिस्ट। अब आप खुद ही बता सकते हैं, यह डिसाइसिव है। 1750 इज डिसाइसिव। और आपसे अगर मैं पूछूं, यह इंटरव्यू, यह जीएस का मेन पेपर, आपके कंट्रोल में कौन आ सकता है? जीएस मेन पेपर या इंटरव्यू? मेन पेपर। क्या आप इंटरव्यू को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या इंटरव्यू से आप कह सकते हैं कि सर इस समय मेरा हिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग है, सो प्लीज डोंट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी? नहीं कह सकते ना। यानी इंटरव्यू का कंसेप्ट यह है कि एवरेज भी चला जाए तो बेहतर। आपको मौका कहां देता है यूपीएससी अपना नॉलेज दिखाने का? मेंस के पेपर में। ठीक, हाँ, दिस इज फॉर पीएसआईआर ऑप्शन ओनली। सो डिसाइसिव हो रहा है जनरल स्टडीज मेन एग्जामिनेशन। और ये ठीक है, शुरू तो होता है क्वालिफाइंग पेपर से। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग जानते हैं ना डिटेल में। शुरू में लैंग्वेज पेपर होता है, बट लैंग्वेज पेपर का मार्क्स ऐड नहीं होता। मार्क्स कहां से आपको मिलना शुरू होता है? जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। इसके अलावा ऑप्शनल के 2 पेपर 1 और 2 इंक्लूडिंग ऐसे, इंक्लूडिंग ऐसे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका गोल है ह्यूमन सोसाइटी को रूल करना, सोसाइटी के मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करना और रूल करना, सो दैट कि सोसाइटी का कॉमन इंटरेस्ट बना रहे। गवर्नमेंट का क्या काम है? पार्लियामेंट का क्या काम है? दे आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ना। गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, दे आर ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इनका क्या रोल है सोसाइटी के लिए? सोसाइटी को गवर्न करना, सोसाइटी को रूल करना इस तरह कि सबका इंटरेस्ट बना रहे। कलेक्टिव इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट, नॉट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी के बारे में भी रूल बनाता है, सोसाइटी के बारे में भी रूल बनाता है, सोशल जस्टिस के बारे में रूल बनाता है,
कल्चर के बारे में रूल बनाता है। आपसे क्वेश्चन किया जाए, हम जिस ह्यूमन सोसाइटी में रह रहे हैं इसके कई अलग अलग एस्पेक्ट हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, religious aspect, but which aspect controls the whole other aspect? Political aspect. Economy कैसे चलेगी will be decided by politician. सोसाइटी को रेगुलेट करने वाले रूल क्या होंगे will be decided by politician. So political science is a master science. Political science is मास्टर साइंस। ये सोसाइटी को भी स्टडी करता है, सोशल इश्यूज को भी स्टडी करता है, इकोनॉमी को भी स्टडी करता है। कोई सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जितने भी हैं, कोई भी इसके अम्ब्रेला से बाहर नहीं। इसको ध्यान में रखिएगा जरा। अब आइए जीएस पेपर 1 में, हर पेपर ये तो जानते हैं ना 250 मार्क्स का है। Every paper has the weightage of 250 marks. Paper 1 में, among all other things, if you have followed, there is a topic Indian society which provides you average 50 marks. इस पेपर में 250 के पेपर में इंडियन सोसाइटी का जो टॉपिक है ये आपको कितना देता है? 50 मार्क्स। और इसी में एक और टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी अराउंड 50 मार्क्स। इंडियन सोसाइटी है तो वैसे सोशोलॉजी का सब्जेक्ट, बट ये भी पॉलिटिकल साइंस के अम्ब्रेला से बाहर नहीं है। मैं एक सोशल इशू आपके सामने रखता हूं, कास्ट। कास्ट क्या है? क्या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है कास्ट? नहीं, सोशल इंस्टीट्यूशन है ना। क्या कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में नहीं है? क्या पॉलिटिक्स का रोल कास्ट में नहीं है? बिल्कुल है। कास्ट मतलब कि पॉइंट यह है कि जो सोशल इश्यूज आप लोग डिस्कस करते हैं ना, वो भी पॉलिटिक्स की अम्ब्रेला के अंदर ही आता है। डायरेक्टली ना सही, बट इनडायरेक्टली रिलेशन है। 50 मार्क्स। अब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कीजिए। अगर आपने PSIR का सिलेबस देखा है, आपके हाथ में सिलेबस है, तो सिलेबस में जाइए, देखिए सेक्शन C, ABCD 4 पार्ट में बटा हुआ। सी, इंटरनेशनल रिलेशन है वहां पे, फॉरेन पॉलिसी है वहां पे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आज रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है ना, आप इसको कैटेगराइज करते किस चीज में? इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन में वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान इंटरनेशनल रिलेशन में आता है वो। 50 ईयर के बाद ये क्या कहलाएगा? वर्ल्ड हिस्ट्री। 100 ईयर के बाद ये क्या कहलाएगा? वर्ल्ड हिस्ट्री। तो IR इज एन एक्सटेंशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री पिलर है, IR उसी पे खड़ी बिल्डिंग है। आज के IR के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझने के लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना ही पड़ेगा। IR का एक मैटर आपसे कह रहा हूं, कोल्ड वॉर। हम सुना ना आपने? कोल्ड वॉर। बताइए, बिना वर्ल्ड हिस्ट्री में गए आप कोल्ड वॉर को आज समझा सकते हैं क्या? नहीं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, लेकिन IR समझने के लिए पहले आपको इसको समझना पड़ता है। यानी ये भी आपको 50 मार्क्स दे रहा है। एक यानी पेपर 1 से आपने निकाल लिया कितना? 100 मार्क्स। आइए पेपर 2 में, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, यही है ना? ये तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस है। इसके बाद इसमें आप पढ़ते हैं गवर्नेंस, तो उसको मैं ऐसे कनेक्ट करता हूं, व्हेन पॉलिटिक्स कम्स इनटू द एक्शन इट बिकम्स गवर्नेंस। जब तक आपने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यह है पॉलिटी, और जैसे ही आपने इनके फंक्शन को पढ़ना शुरू किया इट बिकेम गवर्नेंस। जब तक आपने पढ़ा नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, दिस इज पॉलिटी। लेकिन जैसे ही आपने इनके एक्शन को पढ़ा इट बिकम्स गवर्नेंस। तो ये भी पॉलिटिकल साइंस ही है। अब बचा इसका लास्ट सेगमेंट, सोशल जस्टिस। बताइए गवर्नेंस काम किस चीज के लिए कर रहा है?
सोशल जस्टिस के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस के इशू हैं, लॉ बनाओ। चाइल्ड किलिंग के इश्यूज हैं, लॉ बनाओ। गर्ल चाइल्ड किलिंग, फीमेल फोर्टिसाइड लॉ बनाया। पीएनडीटी एक्ट, प्री नेटाल सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिशन एक्ट, SC/ST एक्ट, है ना, सोशल जस्टिस। कौन बनाता है ये सब लॉ? पॉलिटिक्स बनाता है। पॉलिटिक्स वहां भी इन्वॉल्व है। यानी पेपर 2 पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस ही है, यानी 250 मार्क्स। क्या देखिए, 100 ये, 250 ये, ठीक। अब आइए, पेपर 3 में भी कुछ है क्या? हाँ, पेपर 3 में भी है, ज्यादा नहीं है। पेपर 3 में आपको मिलता है इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी। एक छोटा सा टॉपिक है वहां पे, इंटरनल सिक्योरिटी, जिसकी एवरेज मार्किंग है 50। IR का ही बाय प्रोडक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। IR का ही बाय प्रोडक्ट है भाई थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। नक्सलिज्म, और नक्सलिज्म को आप कहां पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में। इजम वर्ड जहां ही आया, पॉलिटिकल साइंस हो गया वो। तो 50 मार्क्स इसने भी आपको दे दिया। लास्ट पेपर है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। देखिए, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में अगर आपने सिलेबस देखा है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है वहां पे। प्लेटो ने क्या कहा, मार्क्स ने क्या कहा, उनकी फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो उस 250 मार्क्स में के पेपर में लगभग 100 मार्क्स का जो है मैटर वो पॉलिटिकल फिलॉसफी का। प्लस PSIR खुद आपको कितना दे रहा है? 500 प्लस पर ईयर। ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें डेफिनेटली दोनों टॉपिक PSIR रहेगा, यानी 250 वो हो गया। अब जरा इसको ऐड कीजिए आप, 250 250 500 वैसे ही हो गया। 500 वहां से 1000 1100 1200 1250 in 1750 this subject overlaps in 1250। कोई PSIR ले या न ले, उसको इसके सिलेबस का 1250 मार्क्स के बराबर का पढ़ना पड़ता ही है, बच नहीं सकते आप। तो फिर आपको लगता नहीं कि सब्जेक्ट ही, अगर आपको 1250 तो फिर रेस्ट क्या बचा? 500 ही बचा ना। 1250 मार्क्स से अकेले इस ऑप्शनल ने आपको इंश्योर कर दिया। तो आप संभालिए 500 को। जो एनर्जी बचा, जो टाइम बचा, वो किस पर लगाइए? इकोनॉमी पे, टेक्नोलॉजी पे, साइंस पे। बहुत बड़ा कवरेज दे दिया ना इसने आपको। 3 सब्जेक्ट इस समय सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग है इस GS के सिलेबस में। UPSC के करंट सिलेबस में जो रिजल्ट दिलवाता है, जो मेरिट लिस्ट में आपको ले जाता है, दैट इज मेंस। 3 सब्जेक्ट इन माय ओपिनियन, PSIR, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। प्रायोरिटी में रख सकते हैं आप इनको, प्रायोरिटी में रख सकते हैं। पहले कौन, ज्यादा कौन, ज्यादा कौन, ज्यादा कौन, ज्यादा कौन। अब आइए PSIR किसको ऑप्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, एनी ऑप्शनल, उसके पूरे सिलेबस को अगर आप देखिएगा, UPSC ने हर ऑप्शनल के सिलेबस को कैटेगराइज किया। कैसे? पेपर 1 250, पेपर 2 250। एक और कैटेगराइजेशन, पेपर 1 में एक सेगमेंट A, पेपर 2 में एक सेगमेंट B, पेपर यहां C और D, सब में यही मिलेगा आपको। और हर ऑप्शनल का सेक्शन A उसकी थ्योरी है। हर ऑप्शनल का, अगर ज्योग्राफी लीजिएगा तो उसका सेक्शन A मिलेगा थ्योरी,
सोशियोलॉजी लीजिएगा, उसका भी सेक्शन है थ्योरी। थ्योरी किसी का हो, क्या वो डायनेमिक हो सकता है, बदलने वाला, जहां आप अपना कोई आइडिया दे सकें, कोई इनोवेशन नहीं, जो है सो है। ऐसी चीजों को आपको कैसे हैंडल करना पड़ता है? मगअप करना, रट लर्निंग। रट लीजिए, औरंगजेब ऐसा था तो ऐसा ही था, और जहांगीर वैसा था तो ऐसा ही था। यहां आपके सोचने के लिए कोई स्कोप नहीं है कि ये ऐसा ही क्यों था और वो वैसा ही क्यों था। प्योरली स्टैटिक, हिस्ट्री इज प्योरली स्टैटिक। चाहे एंशियंट हो, मिडिवल हो, पॉलिटिकल साइंस की क्लास के लिए आप आए हैं, एक्सक्यूज मी, पॉलिटिकल साइंस नहीं, ये ऑप्शनल के लिए ओरिएंटेशन है, तो उधर चले जाइए। अब इसको जरा ध्यान में रखिएगा, अगली बात जो मैं आपसे कहने वाला हूं। पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट थ्योरेटिकल भी अप्लाइड है। क्यों? क्योंकि यहां इंडिया की पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग से क्वेश्चन आएंगे। इंडियन डेमोक्रेसी ऑन वर्क चेंजिंग हो सकता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, आप अपने भी आइडिया वहां पे डाल सकते हैं। क्वेश्चन है इलेक्टोरल रिफॉर्म से, क्वेश्चन है हेट स्पीच से, वहां स्कोप है, आप अपना भी आइडिया डाल सकते हैं। ठीक। सेक्शन सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बहुत स्कोप है अपना ओरिजिनल आइडिया डालने का। सेक्शन डी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बहुत स्कोप है अपना ओरिजिनल आइडिया डालने का। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बुकिस बने रहें। यानी इस सब्जेक्ट का सेक्शन बी सी डी आपको पूरा स्कोप देता है, योर ओन आइडियाज एंड डायनामिक्स। मार्क्स में सीधा कन्वर्ट होता है वो सीधा, क्योंकि आप देखिए यूपीएससी के मेंस के पेपर को, क्वेश्चन पेपर को, उसके टेल में लिखा हुआ रहता है, प्रोवाइड आंसर एज मच एज इन योर ओन वर्ड्स। यूपीएससी कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है ना, तो उसको हल्के में नहीं लेना है। वो जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको बहुत सीरियसली लेता है। हिस्ट्री में अपने आइडिया डालने का कोई स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट में है, इसलिए कन्वर्ट होता है मार्क्स में। क्योंकि एग्जामिनर को पसंद आता है कि कैंडिडेट हो सकता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, पॉलिटिकल साइंस लिया, नॉलेज गेन किया और उस नॉलेज को एप्लीकेशन में डाल दिया, ये अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा। अच्छे ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट का क्राइटेरिया क्या है? बेंचमार्क, जिसने नॉलेज गेन किया हो, रॉट लर्निंग नहीं, हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज इन द रियल लाइफ, हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज इन रियल लाइफ, वो उसके अंदर एटीट्यूड है। इसलिए जो एग्जामिनर है उनको भी यही इंस्ट्रक्शन रहता है कि जिस कैंडिडेट के आंसर राइटिंग में आपको ये मिले, दिखे कि नॉलेज का एप्लीकेशन है उसके पास, प्रोवाइड हिम मोर मार्क्स, क्योंकि उसके अंदर सिविल सर्वेंट बनने का ज्यादा ट्रेट है। और एक पॉइंट और, इस पेपर की जो थ्योरी वाला पार्ट है, अब सपोज कीजिए, क्या थ्योरी को डायनेमिक हम कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं? अगर स्कोप है कर लेते हैं आंसर राइटिंग में, तो फिर थ्योरी भी आपको मैथ की तरह मार्क्स दिलवा सकता है। आप रिजल्ट जो आता है फाइनल, टॉप 20 में आखिर क्यों पॉलिटिकल साइंस वाले ज्यादा आ रहे हैं? टॉप 20 में आप देखिए ज्यादा नंबर आपको मिलेगा पॉलिटिकल साइंस। ये आर्ट जिसने डेवलप कर लिया, हाउ टू कनेक्ट द स्टैटिक पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट टू द डायनेमिक पार्ट। अब यहां जैसे थ्योरी में आप देखिए एक सेक्शन आपको मिलेगा, आपके पास सिलेबस जरा देखिए, वहां पे सेक्शन है पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें 8 नंबर टॉपिक या 9 नंबर टॉपिक में होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कौन कौन से थिंकर पढ़ने हैं? प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, यही सब है ना। तो आप प्लेटो को पढ़ रहे हैं
और प्लेटो कौन है? पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर। पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर होने का मतलब क्या है? उसका रिलेवेंस क्या है सोसाइटी के लिए? जैसे एक इंजीनियर के होने का सोसाइटी के लिए रिलेवेंस ये है कि वो सोसाइटी के लिए अच्छे बिल्डिंग बना के दे। एक डॉक्टर के होने का रिलेवेंस ये है कि वो सोसाइटी के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को इफेक्टिवली सॉल्व करे। तो पॉलिटिकल साइंस वाले से क्या उम्मीद की जाएगी? कि वो पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करेगा, रिसर्च करेगा, डिबेट करेगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। क्या है पॉलिटिकल इशू? एडमिनिस्ट्रेटर करप्ट है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस। ये अपने इंडिविजुअल लाइफ में ही इन्वॉल्व रहते हैं। एक पॉलिटिशियन से सोसाइटी क्या उम्मीद करती है? वो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो वेलफेयर के लिए आया है, लेकिन वो कर नहीं रहा। इसका मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा हु कैन बी द बेस्ट किंग, हु कैन बी द बेस्ट किंग। यहां किंग वर्ड से मतलब है ए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। प्लेटो जिसको उस समय किंग कह रहा है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होना चाहिए? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। प्लेटो कहता है जो किंग है यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, वो अगर आपको बेस्ट मिल गया, आइडियल, तो आपके सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। क्योंकि पॉलिटिक्स ही बाकी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस एंड पॉलिटिशियंस आर द मास्टर ऑफ द सोसाइटी। तो मैं बताता हूं बेस्ट किंग कौन होगा। ये प्लेटो बोल रहा है। प्लेटो भी बात जब कर रहे हैं, मतलब कि आप ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन में चले गए ना, बहुत पास्ट। प्लेटो तो बहुत पीछे था ना। वो कहता है कि ऐसे को किंग बनाओ जो किंग बनने की एम्बिशन न रखता हो, जो किंग बनने की एम्बिशन न रखता हो। फिलोसफर हो वो, और जो फिलोसफर होते हैं वो नॉर्मली मटेरियल वर्ल्ड की लाइफ से ज्यादा इंगेज नहीं होते हैं, वो इमोशनली भी ड्राइव नहीं होते हैं। विजडम होता है उनके अंदर, वीकनेस नहीं होती उनमें। वीक कौन सी चीजें करती है किसी एडमिनिस्ट्रेटर को? फैमिली, अपने लोग। तो कोशिश कीजिए कि उसकी फैमिली भी ना हो। और सबसे ज्यादा वीक करता है मैरिज, तो कोशिश कीजिए कि मैरिज ही ना हो। आपको ऐसे किंग आज सिस्टम में कहीं रिजेम्बलेंस में दिख रहा? नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और हो तो छोड़ दिए हो, मैरिज हो भी तो छोड़ दिए हो। क्या करंट टाइम्स में प्लेटो वाला रिजेम्बलेंस आपको नहीं दिख रहा? फिलोसफर किंग। इंडियन पॉलिटी का आंसर लिखते समय अगर आप लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से और एक सेंटेंस आपने डाल दिया सिंबॉलिक, नाम मेंशन नहीं करना। इन करंट टाइम्स वी हैव बीन विटनेसिंग सच लीडर्स हु आर ऑलमोस्ट एज सेम एज डिजायर्ड बाय द प्लेटो। आप इतना लिख दीजिए बस, आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं, है ना? ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये लाइन आपका मार्क्स बढ़ा देगा, क्योंकि प्लेटो कहाँ है? सेक्शन ए में। उसको यूज कहाँ किया आपने? सेक्शन बी में। दिस इज कनेक्टिविटी। तो ये आर्ट है, डेवलप होता है धीरे धीरे, एक बार में डेवलप नहीं होता। तो ये सब्जेक्ट पॉपुलर है, इसके पीछे रीजन यही है। लेकिन ये ध्यान रखना है, पॉपुलर है और आपने इसको कैजुअली लेना शुरू कर दिया। आपने मान लिया कि PSIR का जो लेवल है दैट इज द सेम लेवल ऑफ GS। नहीं, यहां भी इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने मान लिया कि ये वही इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है जो लक्ष्मीकांत में है। नो, नॉट लक्ष्मीकांत। आपको इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत ने 60% नीड पूरी कर दिया, बट 40% एडिशनल जरूरत पड़ेगी। अब इस सब्जेक्ट में जो आप सर्च करते हैं ना, रिसोर्सेस, सोर्सेस, क्या यूज करें?
इतनी सारी चीजें आने लगती है सामने कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन कि आप सिलेक्टेड टॉपर्स के उस पर जब जाते हैं एडवाइस पर, वहां भी आपको कलेक्शन ऑफ बुक्स लिस्ट पूरा नाम मिलने लगता है, फिर घबराहट शुरू हो जाती है। छोड़ दो इसको। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सेलेक्ट हो गए, अब आप एकदम इंश्योर्ड है, एश्योर्ड है, बिल्कुल कोई वरी नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। और अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा जरा बताइए ना क्या बुक्स आपने यूज किया, आपको नहीं लगता कि आपके अंदर का, आपकी पर्सनालिटी का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्ट ऑफ अस हैव टेंडेंसीज ऑफ शो ऑफ। मौका मिल गया, सिलेक्ट तो हो ही गया, क्या जाता है बोलने के लिए, बोलने में मार्क्स पे 200-300 बुक का नाम बता दीजिए, अंबेडकर पे 400-500 बुक का नाम बता दीजिए। यानी मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि मैं इतना शार्प हूं बाय बॉर्न, इतना इंटेलिजेंट हूं कि आई कैन कंट्रोल दिस नंबर ऑफ बुक्स। ये टेंडेंसी ऐसी है जिससे मैक्सिमम लोग ऊपर उठ नहीं पाते हैं, वो भी जो कई बार टॉपर की लिस्ट में है। जबकि एथिकली उनको क्या होना चाहिए, उनको यह सोचना चाहिए कि मैं जो एडवाइस दूंगा उसको अपकमिंग स्टूडेंट फॉलो करेगा, इसलिए जो रियल चीजें हैं मैं वही बताऊं, शो ऑफ ना करूं। और ये बहुत कॉमन टेंडेंसी है। आप ये मत समझिए कि जो सेलेक्ट हो जा रहे हैं टॉपर में है वो भी इस ह्यूमन वीकनेस से ऊपर उठ चुके हैं। एक पर्सनल आपको एग्जांपल देता हूं। अपने हॉस्टल के दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी फिजिक्स था मैं वहाँ पे, फिर मैं गया जेएनयू स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज IR, और मेरे ऑप्शनल हुआ करते थे पढ़े। हम लोग जिस टाइम देते थे 2 ऑप्शन होते थे, तो एक पॉलिटिकल साइंस था मेरा और एक हिस्ट्री था। मेन मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था। तो जब DU में मैं था तो मेरा जो रूममेट था पहले अटेम्प्ट में ही वो 7th रैंक आया था, उसको फॉरेन सर्विस मिला, उसने लिया ही था फॉरेन सर्विस। अब हम लोग उस टाइम की पीरियड जब की बात बता रहा हूँ 2001-2 के आसपास की बात बता रहा हूँ आपको, तो आज की तरह का ये सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट उस वे में एंटर नहीं किया था पब्लिक लाइफ में। इंट्रोडक्शन तो हो गया था लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस तक ही लिमिटेड था, कॉमन पार्लांस में नहीं आया था। तो उस टाइम पर तैयारी करने वाले स्टूडेंट किस चीज पर रिलाई करते थे, मैगजीन पे, CSR, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, तो यही पॉपुलर होते थे। उसने भी इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि उससे पूछा, और ज्यादातर क्वेश्चन तो स्क्रिप्टेड होते हैं ना, पहले से ही पता होता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आंसर दिया जाएगा। तो ऐसा ही एक ऑब्वियस क्वेश्चन था कि कितना टाइम लगा आपको तैयारी करने में। उसने कहा 8 मंथ। अब उसका ये इंटरव्यू पब्लिश होकर पूरे इंडिया में जाएगा, और जो नए कैंडिडेट है, नए एस्पिरेंट है, वो फेथ करता है उस चीज पे कि टॉपर ने कहा 7th रैंक है, जो कह रहा हो ठीक ही कह रहा होगा, और इसने कहा कि 8 मंथ में हो सकता है, तो वो भी अपने ऊपर इंप्लीकेट करेगा उस चीज को कि वो कर सकता है तो मैं भी करूंगा। जबकि रियलिटी क्या है, चाहे उस टाइम की यूपीएससी की सिलेबस हो या आज की यूपीएससी की सिलेबस हो, 8 मंथ में कंट्रोल होने वाला नहीं है। रियलिज्म में जो रह के जो तैयारी करेगा वो पहले एक्सेप्ट करेगा, इट विल टेक एटलीस्ट 2 years, बट विथ कंटिन्यूअस स्टडी। 2 years में भी क्या, कंटिन्यूअस, सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअस स्टडी। अच्छा, उसने तो ये बोल के अपने आप को वो कर दिया कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाला पर्सन हूं, तभी तो 8 मंथ में कवर कर लिया उसने। और पहला अटेम्प्ट, मैं साथ में था, रहता था उसके साथ, इसलिए मैं जानता था कि वो क्लास 8 से उसको पता था कि ही इज गोइंग टू ऑप्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और क्लास 8 से एनसीईआरटी के नोट्स बना रहा था एंड वाज गाइडेड बाय हिज IAS अंकल इन द सुपरविजन ऑफ
अ फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर। अब बताइए वो कितना स्किप कर गया? क्या ये बात उसने बताई? उसकी पूरी तैयारी फिर कितने दिनों में ही? 8, 9, 10, 3 ईयर्स उधर, 2 ईयर्स 10+2 में 5, और 3 ईयर्स ग्रेजुएशन में 8 ईयर्स। 8 ईयर्स गोल कर गया, 8 मंथ बताया उसने। एक्चुअल में उसकी पूरी तैयारी हुई थी 8 ईयर्स 8 मंथ में, तब जाकर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ था। तो इस तरह की चीजें आज भी होती है, और आज ज्यादा होती है। एक बार सेलेक्ट हो गए तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं देखते हैं अपनी। भाई तुम सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, तुमको एक बेंचमार्क मानते हुए अपकमिंग स्टूडेंट एस्पिरेंट तुम पर भरोसा कर रहा, फेथ कर रहा है, उसको ऐसे एडवाइस मत दो जिसे वो कंफ्यूज हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए। ठीक है? देखिए कंटेंट की बात करें ना, आप में से कोई पॉलिटिकल साइंस का है बैकग्राउंड का? एनीवन जिसका ग्रेजुएशन में रहा हो पॉलिटिकल साइंस? नहीं। मतलब आप में से सारे नए हैं। इस पीएसआई और सिलेबस को कंट्रोल करने के लिए मैं सेगमेंट वाइज आपको बताता हूं। सेगमेंट है जिसमें थ्योरी है ना, देखिए सिलेबस, थ्योरी है ना। कितने टॉपिक है सेगमेंट ए में? 1 to 10। 10 में 2 को आप डिवाइड कर लीजिए, एक है WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, और एक है IPT इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। और उसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं दे आर ऑल थ्योरी, दे आर ऑल थ्योरी। ठीक? थ्योरी के लिए, WPT के लिए और IPT के लिए तीनों पे सेपरेट बुक आती है बाय OP गौबा। तीनों के लिए पॉलिटिकल थ्योरी OP गौबा, WPT OP गौबा, IPT OP गौबा। कौन थे ये OP गौबा? ये DU में पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे किसी जमाने में, एंड वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड स्कॉलर इन पॉलिटिकल साइंस। क्लास की बुक किन्होंने लिखी है? अब दूसरी बात, क्या बिगिनर को सीधे OP गौबा पे जाना चाहिए? नहीं, सीधे जाएंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए क्लास आपको NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट है उनसे आपको अवेयर करवा देगा, कनेक्ट करने के लिए विद OP गौबा। एक और पॉइंट यहीं पे बता देता हूं। आपने खरीदा पॉलिटिकल थ्योरी OP गौबा, क्या पूरी बुक पढ़नी है? नहीं, सिलेक्टेड चैप्टर्स, ओनली सिलेक्टेड चैप्टर्स। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, 15 to 20 टाइम्स, 15 to 20 टाइम्स सेम बुक, सेम चैप्टर विद माय क्लास नोट्स। अब आप कहेंगे कि सर सुना है इग्नू वाला भी यूज होता है, एंड्रू हैवुड भी यूज होता है। मिलेगा, लिस्ट में जाइए ना, ये सब मिलेगा आपको। आपको उतना भटकने की जरूरत नहीं है। आप किसकी संभालिए? सिर्फ OP गौबा को। मेरा जो नोट्स है, क्लास नोट्स मैं आपको दूंगा, वो सबका कलेक्शन है, सबका कलेक्शन है। तो इतना आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है, फिर क्लास का कोई मतलब नहीं होता है। क्लास का एक जरूरी वो है ऑब्जेक्टिव कि आपको भटकने से बचाए। तो गौबा में भी सारी चीजें नहीं। अब WPT आप खरीदिएगा, उसमें देखिए WPT में आपको कितने स्कॉलर हैं वहां पे? प्लेटो है, अरिस्टोटल है, मैकियावेली है, मार्क्स, हॉब्स, जॉन मिल्स, हन्ना अरेंट। ठीक? वहां इनसे ज्यादा दिया हुआ है, उस बुक में इनसे ज्यादा दिया हुआ है। क्यों? कि कॉलेज वाले भी खरीदे। कॉलेज में भी है, नहीं है? जो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं उनको भी तो थिंकर पढ़ना पड़ता है। तो गौबा ने लिखा है UPSC और कॉलेज दोनों के लिए, लेकिन आपको उन थिंकर्स को पढ़ना ही नहीं है जो UPSC के सिलेबस में ना हो।
ठीक, यानी वहां भी सेलेक्टिव हो गया आप, गावा बुक खरीदी लेकिन पूरा नहीं पढ़ना, जो यहां दिया हुआ है सिर्फ उतना ही। आईपीटी में भी वही काम करना है। अब आइए इसके सेगमेंट बी में, क्या है, इंडिया की पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पीएसआईआर के सिलेबस की जो नीड है उसका लगभग 70% आपको दे देता है एम लक्ष्मीकांत, ठीक, और रेस्ट में एनरिच करने के लिए 30% रजनी कोठारी, एसएम सईद, एएस नारंग, ये जरूर, और इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। मेरा पॉइंट समझ गया? लक्ष्मीकांत तो सारे लोग पढ़ते ही है ना, वो इस सेक्शन का कितना दे रहा है आपको, 70%। रेस्ट के लिए रजनी कोठारी जरूर, क्योंकि रजनी कोठारी देखिएगा जरा, इंडियन पॉलिटी वाला जो सिलेबस है उसमें देखिए कहीं पे है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रजनी कोठारी के बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। इन चैप्टर्स के लिए रजनी कोठारी की बुक बहुत अच्छा बुक है, अच्छा मार्क्स दिलवाने वाला। हमेशा क्या सोचना है, मैक्सिमम मार्क्स, हर टॉपिक में मैक्सिमम मार्क्स। यह हो गया आपका ए और बी, क्लियर है? एसएम सईद और एएस नारंग नोट्स एनरिचमेंट के लिए है, नोट्स एनरिचमेंट, बेसिक नोट्स बन गया ना आपका, उसको एनरिच करना है तो एडिशनल पॉइंट्स जो आपको बाकियों से ऊपर उठा दे, आपके ही कंप्यूटर पॉलिटिकल साइंस उनसे ऊपर उठा दे। और क्लास से मैं लिखवाऊंगा, मेरे पास इग्नो के भी नोट्स हैं, कई अलग अलग स्कॉलर के नोट्स हैं, लेकिन उसके लिए पर्सनली अगर आप खुद जाएंगे तो आप समझ रहे कितना टाइम आपका जाएगा, और टाइम जाएगा। तो बेसिक नोट्स आपके पास आ गया एक बुक से, एडिशनल एनरिचमेंट मैंने दे दिया आपको। क्योंकि देखिए इसमें बताता हूं एक और चीज आपको, ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि जिसका बैकग्राउंड नहीं भी हुआ ना, एक टाइम के बाद हो सकता है उसको भी हिट कर जाए। बहुत सही है सब्जेक्ट ये, और एक बार ये उसको हिट करता है ना तो ये प्रोवोकेटिव हो जाता है, टेम्पटेशन क्रिएट करने लगता है, और रिसर्च, और उसके बाद फिर क्या होता है, अब वो यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहा, हाँ वो रिसर्च करने लगा। वो अरे रिसर्च नहीं करना है भाई, पीवाईक्यू रखो साथ में, हमेशा अपने माइंड को याद दिलाओ, हमेशा अपने माइंड को याद दिलाओ कि रिसर्चर बनने के लिए नहीं आया है। इसलिए क्लास जब मैं करवाता हूं ना, साथ में पीवाईक्यू रखवाता हूं, भटके नहीं माइंड। ये सब चीजें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसका विक्टिम हूं, ठीक। तो जो गलतियां मैंने खुद कर रखी हैं वो नहीं चाहूंगा कि आप लोग करें। अब आइए, सी और डी सेक्शन दोनों को आप कलेक्टिवली देख सकते हैं। सी वाले में देखिएगा जरा, एक टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा आपको, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब आप सोचिए, ये वर्ड आपको थोड़ा सा हो सकता है इस समय लगे क्या रहे ये क्या चीज है। सीधी सीधी बात है, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स पे रिसर्च करें, बायोलॉजी पे रिसर्च करें, सोशोलॉजी पे रिसर्च करें, हर सब्जेक्ट पर रिसर्च करने का कोई ना कोई एक गोल, इंटेंशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। नई चीजें फाइंड करें, नॉलेज को ट्रुथ की ओर ज्यादा करीब ले जाए, मोर नियर टू ट्रुथ। इससे क्या होगा, ह्यूमन सोसाइटी का वेलफेयर होगा। नॉलेज जितनी ज्यादा एक्यूरेसी पे आएगी उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ह्यूमन सोसाइटी को। मेडिकल साइंस में नया रिसर्च किसके लिए बेनिफिट हो रहा है, ह्यूमन सोसाइटी को। वैसे ही
पॉलिटिकल साइंस रिसर्च कर रहा है, उसके फाइंडिंग से ह्यूमन सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की फाइंडिंग ज़्यादा एक्यूरेट कब होगी? जब पॉलिटिकल साइंस है वो हेल्प ले रहा है सोशोलॉजी के नॉलेज का भी, इकोनॉमिक्स के नॉलेज का भी, ज्योग्राफी ने जो नॉलेज एक्वायर किया है उससे भी हेल्प ले रहा है। ये क्या है? इस अप्रोच को क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो हमको याद रखिएगा। दूसरा, आप मानते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट की जो वर्किंग है उसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मॉनसून सेशन अभी शुरू हो गया ना, तो प्रेसिडेंट ने उनको बुलाया, कमेंस किया। तो प्रेसिडेंट जब बुलाते हैं तो पहले ही टाइम दे देते हैं ना कि मॉनसून सेशन में यू हैव बीन अलॉटेड 80 आवर्स। अगर उस 80 आवर्स को फुल पोटेंशियल से पार्लियामेंट ने यूज किया तो अच्छे लॉ बनेंगे, वेल डिस्कस्ड डिबेटेड लॉज बनेंगे, गवर्नमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे लॉज बनने से किसका बेनिफिट होगा? सोसाइटी का, कंट्री का। क्या आपकी पार्लियामेंट इतना यूज कर पाती है? नहीं। अलॉटेड टाइम का 20%, 25%, ये लॉस किसका है? कंट्री का, पब्लिक मनी का। एक दिन के पार्लियामेंट्री सेशन का हो सकता है जो एक्सपेंस है करोड़ में हो, न सिंगल डे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट यूज नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैंने आपको कहा आप अपने आप को एज्यूम करिए कि यू आर रिसर्चर इन पॉलिटिकल साइंस, और मैंने आपसे कहा कि जो इंडियन पार्लियामेंट का जो ये वर्किंग है, फंक्शनिंग है, उस पर आप रिसर्च कीजिए। क्यों ये फ्लॉज है, क्यों ये लूप होल्स हैं? आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट का रिसर्च करना या ग्लोब के उन पार्लियामेंट्स का भी रिसर्च करना जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया? कंपेयर कि चले जरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, फिनलैंड में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, उसके पार्लियामेंट ने इतना अच्छा रिजल्ट क्यों दे दिया? आखिर उनमें कौन सी ऐसी बात है जो कि इंडियन पार्लियामेंट में नहीं है? यानी आपका रिसर्च, आपका नॉलेज ज्यादा एक्यूरेट कब होगा? जब वो कंपैरेटिव स्टडी में जाएगा। कंपैरेटिव स्टडी, सिंपल सा बात है। जब आप पॉलिटिक्स को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन यूएसए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन फ्रांस, यानी आप फ्रांस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम और यूएसए के प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं, आप ज्यादा करीब पहुंचेंगे एक्यूरेसी के कि किसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस्ट है। यही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये सब काम कौन करता है? जो करता है उस प्लेयर का नाम क्या है? उस प्लेयर का नाम है नेशन स्टेट। वर्ल्ड में कितने नेशन स्टेट हैं? ऑफिशियली 193 एज पर यूएनओ। यूएनओ के पास रजिस्टर्ड कितने हैं? 193। यही करते हैं ना आपस में पॉलिटिक्स। आपस में पॉलिटिक्स ग्लोबल लेवल पे कॉमन इंडिविजुअल करता है क्या? नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वर्ड का मतलब ही है कि इसके प्लेयर नेशन स्टेट है। घर में अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है बाकी मेंबर्स के साथ, सारे एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, किस चीज के लिए? हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का एक इंटरेस्ट है ना? हर इंडिविजुअल चाहता है मेरा इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। कैसे? बाकियों से अपनी बात मनवा ले, इसके लिए वो पावर यूज करेगा। पॉलिटिक्स ये भी है, बहुत छोटे लेवल का पॉलिटिक्स है ये। तो जिस तरह एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए बाकियों के साथ, बाकी इंडिविजुअल्स के साथ पॉलिटिक्स करता है, वैसे ही नेशन भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए। नेशन का इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? जैसे इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कहलाएगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो नेशन का इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? नेशनल इंटरेस्ट। देखिए तो है वो नेशनल इंटरेस्ट, आगे 2-3 चैप्टर के बाद मिलेगा आपको। की कंसेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बैलेंस ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, एक एक चीज कनेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये सेक्शन हो गया आपका, सी में ये चीजें मिलती हैं, और डी में मिलता है आपको इंडिया, वो भी एक नेशन स्टेट है।
इसने इस पॉलिटिक्स को करने के लिए कैसी पॉलिसी बनाई है, फॉरेन मैटर को डील करने के लिए कैसी पॉलिसी बनाई है, यही कहलाता है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। डी सेक्शन में देखिए यही है ना, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी। तो ऑनलाइन जब चेक कीजिएगा ना तो आपको मिलेगा कि सिर्फ इस टॉपिक के लिए पढ़िए बुक किसकी, जेसी जौहरी की, इतना मोटा सा, ठीक। बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिटर्न बुक है, लैंग्वेज बहुत टफ है, और क्वेश्चन कितना देता है, एक या आधा। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं, वो फुल लेंथ नहीं होते हैं, वो स्मॉल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए पीएस का क्वेश्चन सब में होता है। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से या तो एक क्वेश्चन जो कि कभी कभी, नहीं तो नॉर्मली आधे हाफ क्वेश्चन। अब बताइए उस हाफ क्वेश्चन के लिए जेसी जौहरी इतना मोटा विड्थ वाला बुक, उस पर टाइम कंज्यूम करना ठीक होगा क्या? नहीं। क्लास से अगर समझ में आ गया और नोट्स में मैंने आपको लिखवा दिया, तो क्यों खरीदिएगा जेसी जौहरी? क्यों खरीदिएगा जेसी जौहरी? नहीं खरीदिएगा। ऑनलाइन जाइए, वो आपको फिल करवाएगा, बहुत जरूरी है खरीदना, मैं नहीं मानता। बाकी के लिए स्टैंडर्ड बुक आपको बता रहा हूं, सेल्फ रीडिंग आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप कैसा बुक चाहिएगा जिसका पेज 1 से ही सारे कंसेप्ट, सारे सेंटेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, या इजियर है। फर्क ही नहीं पड़ा कि मैंने कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस लिया था कि नहीं लिया था। स्टार्ट फ्रॉम द सेंटेंस 1 टू लास्ट, लगा कि इजी गोइंग बुक है, एक एक चीज समझ में आ रही है, सिंपल। सेल्फ रीडिंग के लिए एक बुक ले लीजिएगा, वीएन खन्ना की बुक आती है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है, इसमें एंड्रू हैवुड की आपको नहीं लेनी, जॉन बेलिस की आपको नहीं लेनी, ठीक। ये दोनों बुक ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुक है और ग्लोबल स्टैंडर्ड की बुक है, इसलिए यूपीएससी इनके पॉइंट्स अगर दिखते हैं तो मार्किंग ज्यादा करती है, ठीक। हाँ, ये होगा कि मैं सेलेक्टेड चैप्टर के पीडीएफ आपको दे दूंगा, पढ़ने की मर्जी होगी तो पढ़िएगा, बट मैं उसी कंटेंट को इजियर बना के क्लास में विद डिस्कशन, देखिए मैं किसी भी अपनी क्लास में बना बनाया पीडीएफ नहीं देता, लिखवाता हूं। आप खुद बताइए ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है कैंडिडेट के नजरिए से? मैंने पीडीएफ देके जान छुड़ा ली, अब आपका हेडेक। अच्छा, कई बार स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है ये, उसको इल्यूजनरी फीलिंग आता है, अब पीडीएफ मिल गया ना, मोबाइल में है, हो गया मेरा सब काम हो गया, पॉलिटी खत्म। वही जब एग्जाम देना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा सब मोबाइल में ही रखा रह गया। मैं कन्वेंशनल मेथड का स्टूडेंट था, मैं कन्वेंशनल मेथड का फैकल्टी हूं, 1-to-1 का। मैं ऑनलाइन पे कितने बार आया ऑफर, बहुत अनकंफर्टेबल हूं ऑनलाइन में, मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हूं। फर्स्ट टाइम जब किया था तो पहला लॉकडाउन लगा था ना, कहीं क्लास के लिए गया था, आपको याद होगा होली के बाद ही लगा था ये। होली में मैं घर पे गया हुआ था तो घर वालों ने कहा कि कुछ दिन वेट कर लीजिए, देखते हैं वहाँ चाइना में बहुत कुछ हो रहा है। हम कहे चाइना में हो रहा, इंडिया में कौन सा इसका वो पड़ा हुआ है। चले गए, और चले गए तो 2-3 दिन क्लास ली, पॉलिटिकल साइंस की क्लास थी, काफ़ी स्टूडेंट थे उसमें, मेंस देने वाले स्टूडेंट भी थे। सडनली से सर जी आए टीवी पे, भाइयों बहनों ये सब बोल के बंद करवा दिया। हाँ, और
शुरू में सबको ये लग रहा था कि मजाक हो रहा है, 1 सप्ताह 1 वीक 10 डेज सब खत्म हो जाएगा। बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैं वहाँ स्टक कर गया, कहीं मूव कर नहीं सकता था। तो मैनेजमेंट वालों ने कहा कि सर वो कह रहे हैं, तो आ नहीं रहे यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि सर को ऑनलाइन लाइए और हम लोग ऑनलाइन में क्लास करेंगे, कि मोमेंटम बना रहे हमारा। तो ऐसे ही तुरंत एक स्टूडियो टाइप का बना दिया, कैमरा वैमरा लगा दिया, एक लैपटॉप के सामने मुझे खड़ा कर दिया, उस पर जूम लिखा हुआ था। अब आप सोचिए कि मुझे आदत पिछले, अब मुझे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुके इस प्रोफेशन में। मुझे 2010 से आदत पड़ी हुई है 200 250 के बैचेस को डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की, 1 to 1 फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। बिना देखे मुझे समझ में आ गया कि उनको इस टर्म को लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं। उनका डाउट वहीं पे मुझसे वो पूछ रहे हैं। इस लेवल का इंटरेक्शन की मुझे आदत पड़ी हुई थी, वहां कंप्यूटर के आगे मुझे खड़ा करवा दिया। ठीक, कहा से शुरू हो जाइए। मैं 5 मिनट तक सोचता रहा कि ये, इससे मैं बात कर रहा हूं लैपटॉप से। किसी तरह 1.5 घंटा निकाला, मुझे एकदम डेड पूरा प्रोसेस लगा, और मुझे बोलते समय यह भी लग रहा था कि मैं अकेला बोल रहा हूं पागलों की तरह, कोई सुन भी रहा है कि नहीं। मुझे तो जूम लिखा हुआ दिख रहा था ना उस पर। मैंने मैनेजमेंट से पूछा तो कहा नहीं सर वो 250 के आसपास था। कि दिखा नहीं, तो नहीं सर ऑप्शन है विंडो खुलवाएंगे। तो मतलब विंडो नई नई चीज़ें मैं भी समझ रहा था, तो हाँ विंडो खुलता है सर। विंडो खुला, अगर खुलवा विंडो, कम से कम 2-4 को देखें तो मुझे लगा नहीं मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, है मुझे सुनने वाला कोई। विंडो खुलवाया, तो विंडो खुलवाने का अलग मुझे वो एक्सपीरियंस मिला। एक विंडो में मैंने देखा कि एक भाई बिस्तर में आराम से लेटे हुए हैं, रजाई ओढ़ के। अचानक से कभी उनका सिर बाहर आता है, मुझे देख लेते, फिर अंदर चले जाते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं तो उनके साइड से धुआं निकलता है। वो अंदर सिगरेट पी रहा था। पूरा प्रोसेस को कितना कैजुअल बना दिया। क्या इस एग्जाम की जो सीरियसनेस है, जो स्टैंडर्ड है, ऑनलाइन में फॉलो होता है? नहीं। स्टूडेंट के माइंड को लगता है कि पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आज अब जो बैचेज जा रहे हैं ना यूपीएससी वगैरह में, इनमें हमें भी वो स्टूडेंट इनकाउंटर करने पड़ रहे हैं जो अपने एकेडमिक्स में उस कोविड पीरियड में थे 3 साल। और उस 3 साल ने उनको, उनमें से मैक्सिमम को, नॉट ऑल, मैक्सिमम को ये फील करवा दिया कि एकेडमिक्स इज अ कैजुअल प्रोसेस। एकेडमिक्स इज अ कैजुअल प्रोसेस। और उसी माइंडसेट से वो आ रहे हैं यूपीएससी में। और यहां जब कंटेंट मैटर जब डेप्थ में जाता है तो उनको प्रॉब्लम होना शुरू जाती है। ये लोग क्लास में रियलाइज कर रहा हूं कि जैसे कह रहे हो, अरे सर क्या एंड्रू हैवुड बोल रहे हैं, कुछ इजी बुक बोलिए ना, ऐसे नहीं हो जाएगा क्या? ये क्यों हो रहा है उनके साथ? क्योंकि जिस समय एकेडमिक सीरियसनेस क्या होता है ये जब समझने में किसी को आता है, जिस समय उस फेज में वो थे, तो वो चल रहा था कोविड। ऑनलाइन का एजुकेशन इज नॉट अ सीरियस एजुकेशन। आप ऑनलाइन मोड में आप देखिए ना, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे आपको, वो क्लेम करते हैं कि 10 दिन मुझे सुनिए, 11वें दिन आप IAS ही बन जाइएगा। इतने एक्स्ट्रा वेगेंट क्लेम कर रहे हैं वो। और कमाल की बात है, कई उस पर बिलीव भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि कई बिलीव भी कर रहे हैं। जी बोलिए। हम्म हम्म आजकल तो रिसर्च बेस और हार्ड वर्किंग बेस कम पढ़ना चाहते हैं, हम्म वो खाना पूर्ति ज्यादा करना चाहते हैं। पिज्जा बर्गर वो कल्चर आ गया है कंट्री में। ऑफलाइन क्लासेस में एक खासियत ये होती है टीचर सामने है। लेकिन कमाल की ये बात है कि सिलेक्शन उनका ही हो रहा है जो सीरियसली काम कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी ने तो अपना स्टैंडर्ड लो नहीं किया ना। इस बार का प्री का क्वेश्चन देखा आपने? 40 जाते जाते अच्छे अच्छे की हालत खराब हो गई। क्या यूपीएससी ने अपने को लोअर किया है क्या? नहीं, वो करेगी भी नहीं। हाँ, एक और नया कल्चर देख रहा हूं, और सब कंस्पिरेसी है यार। स्टूडेंट्स के
अटेंशन को डाइवर्ट करने की कंस्पिरेसी है। यूट्यूब पे कई सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको कहते हुए मिलेंगे कि मैंने पूरी प्रोफेशन यूट्यूब से कर ली। ठीक, आप जब सिर्फ यहां तक देखते हैं तो इट सीम्स टू बी नेव, इनोसेंट, हाँ सही बोल रहे होंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि यूट्यूब वालों ने उनको फाइनेंस किया। यूट्यूब वालों ने उनको फाइनेंस किया है कि अगर आपके कहने पर मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाती है तो इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उसका एक शेयर आपको भी मिलेगा। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिन्होंने ऑनलाइन मोड में पूरा PSIR कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब कहता है कि सर अब जब दोबारा रिवाइज कर रहे हैं ना, यही नहीं समझ में आ रहा कि किए क्या है। गैप, मेंटल गैप क्रिएट हो गया, कनेक्टिविटी फील ही नहीं हो रहा। जो सब्जेक्ट डेप्थ की डिमांड करते हैं ऑनलाइन मोड, उसमें सब्सिडियरी तो हो सकता है लेकिन इस मेथड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो मैं कन्वेंशनल स्टूडेंट था, मैं कन्वेंशनल फैकल्टी हूं, लिखवाऊंगा। देखिए लिखवाने से क्या होता है, मैंने एक पॉइंट कहा लिखिए, आपने सुना, लिखना नहीं है, मैंने आपसे मान लीजिए एज्यूम कीजिए कि मैंने कहा आप लिखिए, पहले मेरे सेंटेंस को आपने सुना, सुनने से आपके मेंटल लेवल पे एक बार उसने नॉक किया, आपने उसको सेंटेंस और वर्ड में कन्वर्ट किया माइंड में ही, एंड देन यू डिड द मैकेनिकल एक्सरसाइज दैट इज द हैंड राइटिंग। तो कम से कम एक बार सिर्फ लिखने से आपके मेंटल लेवल पे चला गया ना, फिर वही रिवाइज होगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। और वही चीज बनाया मैं आपको दे देता हूं, वो मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं है वहां पे। फिर तो हमारा देखिए तरीका यह है कि शुरू में, सबसे बिल्कुल बिगनिंग में, एकदम नया जो बैच होता है, सबसे पहली नीड क्या होती है, हर कैंडिडेट को चाहे किसी एकेडमिक बैकग्राउंड का हो, उसको पॉलिटिकल साइंस के नेचर से अवेयर करवाना, कीवर्ड्स, की कंसेप्ट्स, बेसिक। तो शुरू में कम से कम मुझे, अगर मैं 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेता हूं तो इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 days आपको बेसिक पॉलिटिकल साइंस के नेचर से अवेयर करना, आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट और इसके सिलेबस के साथ मेंटल कनेक्शन दिलाना। उसके बाद आऊंगा सिलेबस पे, और सिलेबस की जो शुरुआत है ना इस सब्जेक्ट में होनी चाहिए कहां से, WPT से। क्यों, ये साइंटिफिक है, कैसे साइंटिफिक वो भी समझ लीजिए। बाकी सिलेबस के पार्ट में देखिए तो क्या है, नेशन स्टेट क्या है, राइट क्या है, इक्वलिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जस्टिस क्या है, यही सारी चीजें है ना। अब जरा समझिए, यहां जब आप प्लेटो पढ़ेंगे ना तो प्लेटो पहले आपको बताएगा स्टेट क्या है, राइट्स क्या है, जस्टिस क्या है, या क्या होने चाहिए, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है। प्लेटो को पढ़ लिया आपने, फिर वही सारी चीजें समझाएगा आपको अरिस्टोटल, फिर वही सारी चीजें समझाएगा आपको मैकियावेली। और वापस इन सब से ये सुनने और समझने के बाद आप आते हैं सेक्शन 1 के टॉपिक नंबर 2 में, ओरिजिन ऑफ स्टेट। यहां क्या मिलेगा आपको, स्टेट कैसे ओरिजिन हुआ, प्लेटो ने यह कहा, अरिस्टोटल ने यह कहा, रिपीटिशन है। यानी आईपीटी और डब्ल्यूपीटी करते करते सिलेबस के बाकी पार्ट की जो मैक्सिमम आइडियाज और चीजें हैं वो ऑलरेडी उससे आप अवेयर हो जाएंगे। उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए बिगिनिंग जो है WPT से होती है। अब रही बात टाइमिंग की, टाइमिंग आप लोगों को आइडिया क्या टाइमिंग रखना है, या आप लोगों को कुछ बताएगा इस बारे में। देखिए मुझे जो टाइमिंग समझ में आ रहा है यहाँ पे, वो मे बी 12:30 या 12:45 से लेकर 2:30 तक, मतलब कोशिश रहे 1 hour 45 minute ईच डे, मंडे टू सैटरडे।
राइटिंग प्रैक्टिस, एक PYQ ले लीजिएगा सॉल्व 2024 तक, जिसमें सॉल्व हो। और कुछ कंटेंट है मेरे पास NCERT वाला, जो बाकी क्लासेस में मैंने लिखवाई है, वो मैं आपको भेज दूंगा। मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, 9304965870। हाँ, इस पर मुझे मैसेज करिए, पुष्पराज 9304965870। नाम और ALS मेंशन कर दीजिएगा। कुछ कंटेंट है शुरुआती रीडिंग वाला, वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा आपको। बीच में अब आपको मिल गया कल का दिन संडे, तो उन चीज़ों को एक बार पढ़ के अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बेसिक से, बिल्कुल। अच्छा, संडे को रखना चाहते हैं तो रख दीजिए संडे को। हाँ नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या टाइमिंग ठीक रहेगा संडे? मैं बात कर लेता हूँ, जो भी है मैसेज आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए शुरू से ही मैं आप लोगों को इस तरह का पूरा एक बुकलेट दे दूंगा, ठीक है। उसी में लिखना, हर एक को एक बुकलेट दे दूंगा। क्यों? देखिए होता क्या, पेज पे लिखते हैं ना, और जब मेंस जब देना जाइए, वो पेज उस समय नहीं मिलता। बुकलेट में अभी से लिख रहे हैं, वो समझिए एक तरह से नोट्स ही तैयार हो रहा है आपका, सेल्फ मेड नोट्स। उसी का रिवीजन करते रहना, कब तक? जब तक मेंस लिखने का मौका मिले। तो इस तरह का एक बुकलेट आप लोगों को दे दूंगा। थोड़ा जब एंटर कर जाऊंगा ना सब्जेक्ट में, तब मैं लिखवाना शुरू करूंगा। देखिए, ये भी होप नहीं करना चाहिए कि शुरू के ही कुछ क्लास के बाद आप सीधे PYQ सॉल्व करने लगे। वो आपको डीमोटिवेट कर देगा, डिस्करेज कर देगा, आपके खुद के कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल पर डाउट क्रिएट करवाना शुरू कर देगा। जबकि पोटेंशियल आपके पास होगा, लेकिन आप डिस्करेज्ड हो जाइएगा। शुरुआत में क्या लिखना है? व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी, व्हाट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, व्हाट इज नेशन स्टेट, व्हाट इज राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पहले तो बेसिक समझिए ना, है ना, क्योंकि आप सारे अलग अलग बैकग्राउंड के हैं। एक मिनट, थोड़ा सा और। अब जैसे बैकग्राउंड की बात करूं, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है एकेडमिक? बैठे 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 बता दीजिए, क्या नाम क्या है आपका, किस सब्जेक्ट से हैं? मैथमेटिक्स से। और आपका सब्जेक्ट? तो आप तो हैं ही पॉलिटिकल साइंस से। यही तो मैंने पूछा था, बता नहीं रहता। और आप जिस तरह से मुझे, मैं समझ रहा था कि आपके पास एक बैकग्राउंड है, बट आपने बोला नहीं आपका क्या है, और आपने भी नहीं बताया। सच में आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है? पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम बैकग्राउंड, हैविंग बैकग्राउंड आर डिसिप्टिव पीपल। आप बताइए किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट आपका भी? आपका अच्छा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आपका लिटरेचर, हिस्ट्री आपका। और आप? यानी 2-3 स्टूडेंट हैं जो क्लास में पॉलिटिकल साइंस से हैं, ठीक। जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो उसको कंटिन्यू कीजिए MM में। अगर एडमिशन नहीं लिया हुआ है तो ले लीजिए। एकेडमिक्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, एकेडमिक्स ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ मैटर करता है, खास करके इंटरव्यू वगैरह में। कोशिश कीजिए इंटरव्यूअर को आप मौका दीजिए। आप मौका नहीं देंगे ना, तो फिर वो अपना मौका खुद ढूंढेंगे, और हो सकता है वो जो मौका ढूंढेंगे वो आपका वीक एरिया हो। आप किसी बहाने बता ही दीजिए उनको, आई एम MM पॉलिटिकल साइंस, आई एम नेट रिसर्च, JRF। आपने मौका दे दिया ना। अब हो सकता है आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो
पॉलिटिकल साइंस में, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ना। लेकिन ये मौका कब दे पाएंगे, जब कंटिन्यूटी होगी एकेडमिक्स की। तो ग्रेजुएशन हुआ, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया है तो आगे कंटिन्यू कर जाइए, बाकी ऑप्शन तो आपका है ही है।